देखो देखो, आज का अपना टॉपिक है क्लासिकल मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग मेनली बार मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। बार मैग्नेट के चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। और जब बार मैग्नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो मेनली अपने को डिस्कस करना है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। ये पहले आया था, ये जो मैग्नेट वाला कंसेप्ट पहले आया था। और उसके बाद जो करेंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कंसेप्ट आया था, तो वो हम लोग एक्चुअल में पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन ये पहले आया था क्लासिकल मैग्नेटिज्म। तो देखो, इसमें हमने लिखा है सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट। तो जो भी मैग्नेटिज्म की कहानी स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ एक एक कहानी टाइप का है कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट था, मैग्नेसिया। वहाँ पे कुछ पत्थर पाए गए थे, तो उन पत्थर में आयरन को अट्रैक्ट करने का कुछ ऐसा उसका प्रॉपर्टी था वगैरह, ऐसा कुछ कहानी है। उस पर अपने कोई बात नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट। तो ये होता है कि द पीसेज ऑफ आयरन और मैग्नेटाइड। तो पीस ऑफ एक आयरन का और होता है, मैग्नेटाइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, फाउंड टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग अदर सब्सटेंसेज लाइक आयरन, स्टील वगैरह वगैरह, एंड पॉइंटिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। दीज पीसेज आर कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटाइड के पीस थे, उनमें एक खास प्रॉपर्टी था कि वो आयरन के नेल्स को अट्रैक्ट करते थे, और जब उनको हैंग किया जाता था फ्रीली, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही पॉइंट करते थे। वहां से स्टार्ट हुआ था कंसेप्ट ऑफ मैग्नेट। अब नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखो, ये जो हमको नेचुरल मैग्नेट मिलता है मैग्नेटाइड, एक्चुअल में इसका शेप, साइज और जो स्ट्रेंथ होता है, वो उस लायक नहीं होता है कि हम लोग अपने घरेलू यूज में उसको ला सकें। तो इसलिए हम लोग खुद से मैग्नेट बनाते हैं, और उसको लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। हमको कितने स्ट्रेंथ का चाहिए, कैसा उसका शेप चाहिए, साइज चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैंने यहाँ पे लिखा है कि द मैग्नेट विच आर क्रिएटेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन एंड अदर सुटेबल मटेरियल्स। आयरन या फिर स्टील से बनाया जाता है, हम लोग बनाते हैं, ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। एग्जाम्पल में जैसे बार मैग्नेट जो तुम लोग लैब में यूज किए होगे, वो तुम्हारा आर्टिफिशियल मैग्नेट ही होता है, वो बनाया जाता है। तो बार मैग्नेट, फिर तुम्हारा होता है यू शेप मैग्नेट, या जिसको हम लोग हॉर्सू मैग्नेट भी बोलते हैं। और मैग्नेटिक नीडल, ये ऐसे मैग्नेट के टाइप है जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। और देखो, मैंने तीनों का जो शेप होता है वो भी नीचे में ड्रॉ कर दिया है। पहला शेप है बार मैग्नेट का, सेकेंड है शेप ऑफ यू शेप मैग्नेट, या जिसको हम बोलते हैं हॉर्सू मैग्नेट, और थर्ड तुम्हारा है शेप ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया टाइप्स ऑफ मैग्नेट का, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं करने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और उसमें सबसे पहले हमने लिखा है कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स आयरन एंड हैज टू पोल्स। मैग्नेट जो होता है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, और उसके दो पोल्स होते हैं। इसमें मैंने कहानी लिखा है कि इफ अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनटू अ पाइल ऑफ आयरन फाइलिंग्स, मतलब कि अगर एक आपके पास आयरन फाइलिंग्स है और उसमें आप अगर एक बार मैग्नेट को रख दो, आप बार मैग्नेट छोड़ो, आप अगर यू शेप मैग्नेट को भी रखोगे तो भी सेम चीज ही आपको वहां पे दिखेगा। हम लोग बात कर रहे हैं अभी बार मैग्नेट का। If a bar magnet is dropped into a pile of iron filings, the filings gets deposited over the magnet। ये जो आयरन फाइलिंग्स होते हैं वो मैग्नेट के ऊपर डिपोजिट हो जाते हैं। द डिपोजिशन इज मैक्सिमम एट द एंड्स। और ये जो आयरन फाइलिंग्स का डिपोजिशन होता है वो एंड्स पे, उससे मैग्नेट के एंड से मैक्सिमम होता है। एंड द डिपोजिशन, अमाउंट ऑफ डिपोजिशन गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द मिडल एंड जीरो एट मिड पॉइंट। मतलब जैसे जैसे आप एंड से, उस मैग्नेट के एंड से उसके मिडल पॉइंट की तरफ जाते हो, तो वो डिपोजिशन कम होते जाता है, जो आयरन फाइलिंग्स का अमाउंट है वो कम होते जाता है। ओके, और एंड से मैक्सिमम होता है, तो इस बात को याद रखना। अब उसके बाद हमने लिखा है कि द प्लेसेज इन अ मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्टिंग पावर, या फिर आप बोल सकते हो कि डिपॉजिट ऑफ आयरन फाइलिंग इज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स। मतलब जहां पे उस मैग्नेट का अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पे जहां पे आयरन फाइलिंग्स का डिपोजिशन मैक्सिमम होता है, उन पोजीशंस को, उन प्लेस को हम लोग पोल्स बोलते हैं, पोल्स। ओके, एंड अ मैग्नेट हैज टू पोल्स
एंड अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, और उसको नाम दिया गया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। इसका आइडिया तुम लोग को पहले से है। तो पोल्स पे क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम। तो पोल्स पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, ये तुम लोग याद रखना। अब नेक्स्ट हमने लिखा है मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट हमने लिखा है मैग्नेटिक लेंथ। तो देखो कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक लेंथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये एक बार मैग्नेट लिया है, और उसका ये साउथ पोल है और उसका ये नॉर्थ पोल है। अब मैंने तुमको बोला कि मैग्नेट के एंड पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है और उसको हम लोग पोल्स बोलते हैं। ओके, अब देखो जो पोल्स होते हैं ना, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स होते हैं मैग्नेट के, या जो जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता है। वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता है, एंड से थोड़ा अंदर होता है। देखो मैंने यहाँ पे डॉट से शो किया है साउथ और नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। तो उसको मैंने एग्जैक्टली एंड पे नहीं बनाया है, एंड से थोड़ा अंदर बनाया है, तो वो आपका होता है पोल्स। ओके, और इन पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। एंड जो मैग्नेट के एंड टू एंड का लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। तो टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज जियोमेट्रिक लेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज मैग्नेटिक लेंथ, एंड मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन जियोमेट्रिक लेंथ। तो ये तुम लोग याद रखना। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा है कि ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज नॉर्थ साउथ। ये सबको पता है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल। ये भी सबको पहले से बेसिक आइडिया होगा कि जो नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे वो रिपेल करते हैं, साउथ साउथ पोल रिपेल करेंगे, और साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि रिपल्सन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसा कि मैंने आपको जब चार्ज पढ़ाया होगा, या जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जब हम पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पर हमने कहा था कि जब दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है तो आप श्योर नहीं हो कि दोनों पे चार्ज मौजूद है, लेकिन अगर रिपल्सन होता है तो आप श्योर होते हो कि दोनों पे चार्ज मौजूद है। सिमिलर यहाँ भी होता है कि अगर दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों ही मैग्नेट है, लेकिन अगर रिपल्सन हो रहा है तो पक्का दोनों का दोनों मैग्नेट है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल कि जब आप एक मैग्नेट के पास एक आयरन पीस लेके आते हो, तो वो आयरन पीस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो जो आयरन पीस है वो आपका मैग्नेट तो नहीं है ना, वहां पे अट्रैक्शन फ्री होता है। तो एक्चुअल में वो जो आयरन के साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद वो जो आयरन था आपका, वो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो मैग्नेटिज्म बहुत कम समय के लिए रहता है। मतलब कि जैसे ही आप उस मैग्नेट को हटा लोगे, उससे आयरन जो आपका आयरन पीस था उससे वो मैग्नेटिज्म वाला प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। समझ में आया ना? तो वहां पे जो मेरा आयरन का पीस था वो मैग्नेट नहीं है, फिर भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अगर वही वो जो सेकेंड हम जो बोल रहे हैं आयरन का पीस, अगर वो रिपेल हो जाता तो तब हम कहते कि पक्का वो भी मैग्नेट था, लेकिन अट्रैक्ट हो रहा है तो हम श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हमने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कि अब मैग्नेट इंड्यूसेज मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैंने अभी तुमको कहानी बताया कि वो जो मैग्नेट जो आपका आयरन का पीस होता है उसमें इंड्यूस होता है मैग्नेटिज्म। जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हो तो उस आयरन में मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, और फिर उसके चलते वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट। ओके, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, जब मैग्नेट इंड्यूसेज मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन एंड स्टील। ओके, एंड फाइनल पॉइंट है कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेट के लिए हमेशा जो पोल्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक साथ नॉर्थ और साउथ होगा। आपके पास कोई ऐसा मैग्नेट नहीं होगा जहां पे केवल नॉर्थ या केवल साउथ हो। उनमें नॉर्थ भी होगा और साउथ भी होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये मैग्नेट है, इसका मान लीजिए साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था, और आपने इसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट कर दिया, तो इसको स्मॉल पीस में कट करने के बाद जो आपको मैग्नेट मिलेगा उसका भी साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, उसका भी साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, सबका ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा। अकेला पोल आज तक ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट।
मोनोपोल ऑफ मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज करता है एग्जिस्ट, आइदर पॉजिटिव या आइदर निगेटिव, मतलब एक टाइप का चार्ज, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। लेकिन मैग्नेटिज्म में या मैग्नेट में सिर्फ एक टाइप का पोल आपको नहीं मिलता है, दोनों पोल एक साथ मिलेगा, हमेशा डाइपोल फॉर्म करेगा, कभी भी वो मोनोपोल नहीं होगा। ठीक है, आज तक ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है मोनोपोल, तो इसको तुम लोग याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नेट के बारे में, पोल स्ट्रेंथ। ये एक न्यू टर्म है, ये मैंने लिखा है पोल स्ट्रेंथ, और इसको हम लोग करते हैं डिनोट स्मॉल एम से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाई प्लस एम एंड माइनस एम रिस्पेक्टिवली। देखो ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है ना, ये एक्चुअल में मैग्नेट का अपना करेक्टरिस्टिक होता है, मैग्नेट का अपना खासियत होता है। पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हम लोग पोल स्ट्रेंथ को तो लिखते हैं स्मॉल एम से। अब ये जो दो पोल थे ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एक के पोल स्ट्रेंथ को पॉजिटिव की तरह करते हैं ट्रीट, और दूसरे को करते हैं ट्रीट निगेटिव की तरह। तो जो नॉर्थ पोल है उसको हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव प्लस एम, और जो साउथ पोल है उसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव एम। ओके, अब देखो तुमको अगर ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म का स्टडी अच्छे से करना है, तो तुम इस पूरे लेक्चर के, ये आज वाला लेक्चर और एक क्लास इस पे और लगेगा तो नेक्स्ट लेक्चर, इस पूरे लेक्चर में ना तुम लोग इस मैग्नेट को ना इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। मैंने तुमको लास्ट क्लास में कहा भी था कि तुम लोग एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल देख के आना, क्योंकि सारा चीज वैसा ही चलेगा आज। तो इस मैग्नेट को तुम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट, मतलब ट्रीट नहीं, आप उसको उससे सिमिलर करके आप समझ सकते हो। जैसा वहां पे माइनस चार्ज था वैसा यहाँ पे साउथ पोल होता है, और जैसा वहां पे प्लस चार्ज था वैसा यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है। देखना तुम हर एक चीज वैसा ही आएगा, फॉर्मूला भी वैसा ही आएगा, ये लोग बिहेव भी वैसा ही करेंगे। तो ये आपका आसानी हो जाएगा कि आप जब इसको करोगे कंपेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल से। समझ में आ गया ना, साउथ पोल लाइक निगेटिव चार्ज एंड नॉर्थ पोल लाइक पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारा कहानी वैसे ही चलेगा जैसा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में हुआ। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि डिमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो ये आपका होता है ए एल, ए फॉर जो करेंट का होता है डिमेंशन, एंड एल फॉर लेंथ का डिमेंशन। तो इसका जो यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। उसके बाद हमने लिखा है कि द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मैग्नेट एंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट। ये जो पोल स्ट्रेंथ है ये करता है डिपेंड किस पे, कि आपका मैग्नेट कौन से मटेरियल से बना हुआ है, मतलब कि वो आयरन से बना है, स्टील से बना है, किस चीज से बना हुआ है। और दूसरा उससे जो आपका मैग्नेट था उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। ओके, चलो अच्छी बात है। इसमें कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ये बार मैग्नेट है, मैंने ये एक बार मैग्नेट लिया है, इसका कुछ लेंथ एल था, और मैं लेंथ का बात कर रहा हूँ उसके मैग्नेटिक लेंथ का। अब हम लोग जब भी बात करेंगे लेंथ वगैरह का, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक लेंथ का। तो ये मान लीजिए इसका साउथ पोल था और ये इसका नॉर्थ पोल था, ये माइनस एम और ये प्लस एम इसका पोल स्ट्रेंथ। ओके, अब हमने क्या किया कि इस मैग्नेट को कट किया, हमने इस मैग्नेट को कट किया, और दो डिफरेंट तरीके से कट किया है। इस बार हमने कट, जो पहली बार कट किया इसको, वो इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग इसको मैंने कट कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि आप जब इस मैग्नेट को कट करोगे तो इसका लेंथ जो था ना, देखिए मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है, ये लेंथ हो गया है हाफ हाफ दोनों पार्ट का। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा है, मैंने देखिए ऐसे कट किया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा है वो जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो आपने इसको दो पार्ट में कट कर दिया, तो अब जो नया मैग्नेट बनेगा उसका भी दो पोल होगा। तो देखिए ये रह गया साउथ पोल और ये रह गया आपका नॉर्थ पोल। ये आपका हो जाएगा साउथ पोल और ये आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल नए मैग्नेट का। अब हमको करना है चर्चा पोल स्ट्रेंथ का, कि ऐसे कट करने के बाद पोल स्ट्रेंथ चेंज करेगा नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि पोल स्ट्रेंथ करता है डिपेंड अपॉन मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब हमने अभी इसको इस तरह से काटा है, मतलब कि उससे मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट काटा है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं किया है, और मटेरियल तो चेंज करेगा ही नहीं क्योंकि सेम मटेरियल था, हमने बस उसको काट दिया है।
मतलब कि पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मटेरियल चेंज हुआ है और ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ है। मतलब ये जो नया मैग्नेट आपका बन रहा होगा, इसका भी पोल स्ट्रेंथ ए में ही रह जाएगा, इसका भी पोल स्ट्रेंथ ए में ही रह जाएगा। ओके, अब चलो इसको हम लोग कट करते हैं दूसरे तरीके से। इसको हम लोग इस बार कट करेंगे दूसरे तरीके से, मतलब देखिए कैसे। तो ये रहा आपका मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये -m, ये +m, इसका लेंथ कुछ ऐसा l था। और इस बार मैंने इसको कट किया है पैरेलल, पैरेलल एक्सिस के अबाउट। देखिए इसके, तो अब जो आपका मैग्नेट बनेगा पीस, वो कुछ ऐसा बनेगा। नहीं, ये देखिए, ये दो पीस में ऐसा बनने वाला है। तो जो नया आपका बना है मैग्नेट, उसका भी दो पोल होगा, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। इस बार लेंथ सेम रह जाएगा दोनों पार्ट का, लेकिन इस बार एरिया हाफ हाफ हो गया। मैंने इसको इक्वली कट किया है, इक्वल पार्ट में कट किया है, तो इस बार एरिया हाफ हो गया, क्रॉस सेक्शनल हाफ हो गया। और आपको पता है कि पोल स्ट्रेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ भी आधा आधा हो जाएगा। तो देखिए -m/2 + m/2, -m/2 + m/2। तो इसको तुम लोग याद रखना कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं कर रहा है तो उसका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करेगा। अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप हाफ कर दिए हो तो उसका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। अब मैं तुमको एक बात और बोलना चाहूंगा कि मैंने तुमको कहा था कि जैसा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में निगेटिव चार्ज था, वैसा आपका आता है साउथ पोल, और जैसा पॉजिटिव चार्ज था वैसा आपका आता है नॉर्थ पोल। और याद करना कि हमने उससे इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज का कुछ वैल्यू भी लिया था, -q और +q। तो जो चार्ज का वैल्यू होता है ना q, वैसा करता है बिहेव तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ, वैसा करता है तुम्हारा बिहेव पोल स्ट्रेंथ। देखिए देखिए कि q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू पोल स्ट्रेंथ। मतलब ये वो जो आपका था ना डाइपोल, हमने जो पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पे जो निगेटिव चार्ज था या जो निगेटिव साइन था वैसा होगा साउथ पोल, जो पॉजिटिव साइन था वैसा आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड था वैसा आपका हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ। समझ में आया ना? बोलो। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक मिनट, एक मिनट। जैसा कि हमने सीखा था इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसा ही आपका यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और तुम लोग को थोड़ा सा अगर याद हो तो हमने एक दो क्लास पहले फाइंड किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करेंट कैरिंग लूप, जो कि आपका आया था N × I × A। तो वो आया था एक करंट कैरिंग लूप के लिए। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक बार मैग्नेट के लिए, तो इसका फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हालांकि जो चीज है वो दोनों ही सेम है, मतलब जो आपने करंट कैरिंग लूप का फाइंड किया था वही चीज ये भी है, फाइंड करने का तरीका अलग है बस। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अच्छी बात है। तो कैसे करते हैं हम डिफाइन फॉर अ बार मैग्नेट? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले डेफिनेशन। देखो हमने यहाँ लिखा कि द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी having magnitude equal to the product of pole strength with effective length and direction along the axis of the magnet from south to north pole। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक बार मैग्नेट है और इसका ये साउथ पोल है, इसका ये नॉर्थ पोल है, और इसका पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए हमने लिखा है -m और +m से। और इसका इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ का मतलब ये होता है कि इसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस, इसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस, या ऐसे बोलो कि इसके पोल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ज्यादा अच्छा है, पोल्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और मान लीजिए कि ये आपका था बार मैग्नेट, इसका पोल स्ट्रेंथ था -m और +m, और इसके पोल के बीच का डिस्टेंस l था।
बहुत जगह ये डिस्टेंस आपको 2L भी लिखा हुआ मिलता है, 2L। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको 2L ही लिखते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाएंगे ना, तो हम लोग फार्मूला के लिए जो हम लोग फार्मूला करते हैं डिराइव, वहां पे ये डिस्टेंस इनके बीच का 2L ही लेते हैं, तो हम लोग वही लिए काम पे चलते हैं कि हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। हालांकि तुम जब L मानोगे डिस्टेंस, तो भी तुम्हारा कोई तकलीफ आने वाला है नहीं। तो यहाँ हमने माना है कि पोल के बीच का डिस्टेंस 2L है। ओके, तो फ्रॉम द डेफिनेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो एम, पोल स्ट्रेंथ एम इंटू इफेक्टिव लेंथ, तो आपका हो जाएगा 2L। तो आपका हो जाएगा 2L। तो देखिए, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम इंटू 2L, इफेक्टिव लेंथ इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब तुमको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, कि वो भी आया था Q इंटू 2L, कुछ याद आया ना, Q इंटू 2L। तो देखो ऐसा ही यहाँ पे भी आ रहा है, जहाँ पे वहां चार्ज था Q, यहाँ पे आया पोल स्ट्रेंथ, और बाकी वहां पे जो था लेंथ 2L, वो लेंथ यहाँ पे भी आ रहा है 2L। तो ऐसा सिमिलर सारा फॉर्मूला वैसा ही सिमिलर चलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, देखिए ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ एरो से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। तो आपको, तो आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि एम वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू 2L, और यहाँ पे आप शो कर दोगे कि ये एन वेक्टर, और ये जो एन वेक्टर है ये आपको देगा दिस गिव्स डायरेक्शन। और कहाँ से कहाँ होगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक। और वहां भी आपको याद होगा कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने आपको कहा भी था कि साउथ पोल को आप मान लेना निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। अब मान लो कि मैं अगर बात करूं इसके डिमेंशन का, तो इसका डिमेंशन तो ये तुम्हारा है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, और हमने अभी जस्ट सीखा था कि डिमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज ए इंटू एल, तो इसमें आपको लेंथ से और करना होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए एल स्क्वायर। और इसका यूनिट तो वो तो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये हमको पहले से ही पता है, हमने फाइंड किया था करंट कैरिंग लूप के लिए, तो वहां भी ये एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आया था। ओके, चलो अच्छी बात। तो ये आपका हो गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो जैसे एग्जाम्पल कि मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, पोल स्ट्रेंथ -m+m, पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, क्या हो जाएगा, सिंपल पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, तो m इंटू 2L। ओके, अब मैंने क्या बोला कि आपने इसको कट किया, आपने इस मैग्नेट को दो डिफरेंट तरीके से कट किया, और वो दो डिफरेंट तरीका मैंने तुमको पहले ही बता चुके हैं। देखो, तो पहली बार हम लोग इसको कट करेंगे इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट, तो लेंथ जो था वो लेंथ इसका हो जाएगा हाफ हाफ। देखो, मतलब कि ये लेंथ हो जाएगा एल, ये लेंथ हो जाएगा एल, साउथ एंड नॉर्थ पोल तो बनेगा ही। और मैंने तुमको बताया था कि जब ऐसे हम लोग कट करते हैं उसका लेंथ, जब उसके हम लोग, अच्छा ऐसा बोलो कि जब मैग्नेट के परपेंडिकुलर हम लोग कट करते हैं तो उसका पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं करता है, तो पोल स्ट्रेंथ सेम ही रह जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो दो पार्ट आपका बना है मैग्नेट का, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है। तो जैसे देखो कि इसका हम लोग मान लेते हैं m1, तो क्या हो जाएगा कि इसका पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, देखिए ये इस पर आ जाएगा m इंटू एल। इसका m2 कितना आएगा, देखिए तो ये m2 भी आने वाला है m इंटू एल। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ था वो ओरिजिनल, ऐसे बोलो कि इन दोनों नए मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ओरिजिनल वाले मैग्नेट के हाफ हो गया है। देखो इधर कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकम्स हाफ।
तो इस केस में पोल स्ट्रेंथ सेम रहा है, लेकिन लेंथ चेंज होने के चलते, इफेक्टिव लेंथ हाफ होने के चलते आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया है। अब बात करते हैं सेकेंड वाला जो टाइप था अपना कट करने का। तो इस तरह मैंने कट किया तो दो जो आपका बनेगा मैग्नेट वो कुछ ऐसा बनेगा, पहला और दूसरा। तो इस बार लेंथ तो रहेगा 12 ही, इसका भी लेंथ रहेगा 12, साउथ पोल नॉर्थ पोल तो रहेगा ही। और इस बार पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -m/2 और इसका हो जाएगा +m/2। इसका भी -m/2 एंड +m/2। अब इस बार मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों पार्ट का बताओ मेरे को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m1 कितना होगा बोलो। तो पोल स्ट्रेंथ हो गया है m/2 इंटू इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2l। तो ये फिर से आपका हो जाएगा m/l। सेकेंड केस में m2, तो देखो वो भी आपका आएगा m/l। तो देखो फिर से क्या हुआ है कि फिर से आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया है। हुआ है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिकम्स हाफ। तो दोनों ही तरीके से कट करने के बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो गया। हालांकि एक तरीका ऐसा था जिसमें पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं किया था, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों ही केस में चेंज हो गया है। समझ में आया क्या, बोलो। तो तुम लोग इसको याद रखना। अब जैसे हमने सीख लिया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपके सिस्टम में दो या दो से ज्यादा मैग्नेट आपको दिए हुए हैं, और आपको अगर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो बस उनका वेक्टर समेशन करना होगा, और क्या, क्योंकि ये सिंपल वेक्टर क्वांटिटी है। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो कि अगर मेरे पास दो मैग्नेट है, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 एंड m2 है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो नेट जो आने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 कॉस्ट है। सिंपल फार्मूला फॉर द समेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दो मैग्नेट है और उसका कुछ ऐसा है ओरिएंटेशन। देखो सब लोग ध्यान से, ये दो मैग्नेट, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, दूसरे का यहाँ पे साउथ पोल और दूसरे का यहाँ पे नॉर्थ पोल, और दोनों का लेंथ सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, मतलब कि दोनों ही मैग्नेट आइडेंटिकल हैं आपके, दोनों ही मैग्नेट आपके आइडेंटिकल हैं। तो इसका मतलब कि दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा। ओके, तो m1 भी आपका आने वाला है m इंटू एल, एंड m2 भी आने वाला है आपका m इंटू एल। आप चाहो तो यहाँ पे लेंथ इनके बीच का 2l भी ले सकते हो। बस आपका लेंथ क्या दिया हुआ है आपको उससे मतलब रखना है। लेंथ अगर l दिया है पोल्स के बीच में तो हम m इंटू एल लेंगे, और लेंथ दिया है 2l तो हम m इंटू 2l लेंगे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो यहाँ पे l दिया तो हम लोग l मान लिए। ओके, अब आपको फाइंड करना है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो आपको वेक्टर समेशन वाला रूल यूज करना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है कि m1 और m2 का वैल्यू सेम ही आएगा, तो आप इसको मान लो m, कैपिटल M से। ओके, अब उसके लिए आपको ये बताना होगा कि इन m1 और m2 के बीच में एंगल कितना होगा। तो हमको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो पहले का जो आएगा m1 वेक्टर कुछ ऐसा आएगा देखिए, और दूसरे का जो m2 वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। हमको साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है तो हम समेशन सिर्फ लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। और यहाँ पे m1 और m2 तो सेम ही था, तो सिंपल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, या आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एंड कैपिटल M इज m इंटू एल। सो दिस इज द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। अब मान लो यही तुम्हारा एंगल 60 रहता, 45 रहता, तो हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि स्टील वायर हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम फुल स्टॉप, what will be its magnetic dipole moment if it is bent into a semi circular arc। तो पहले हम लोग समझते हैं सिचुएशन। तो मान लीजिए कि ये आपका स्टील का वायर था और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था कैपिटल एम। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका रहा होगा साउथ पोल, यहाँ पे रहा होगा नॉर्थ पोल, और ये लेंथ रहा होगा एल, और पोल स्ट्रेंथ कुछ रहा होगा ऐसा माइनस एम और प्लस एम। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा कि कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू एल। तो ये पहले का कहानी हो गया। अब बाद में क्या हुआ कि इसको मैंने सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिया है, तो अब ये कुछ ऐसा बनेगा। और मान लो ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका सेंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एम। पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने बस इसको बेंड कर दिया है। तो ना तो चेंज किया मटेरियल, ना तो चेंज किया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब इस केस में ये जो नया वाला आपका सर्कुलर आर्क बना है इसका कितना हो जाएगा। तो मैं इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखता हूँ एम डैश से। तो एम डैश तो क्या हो जाएगा कि पोल स्ट्रेंथ एम एंड इंटू इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द पोल्स। तो वो आपका आ जाएगा इक्वल टू द डायमीटर, या आप उसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, अब आपको यहाँ पे बताना होगा वैल्यू ऑफ रेडियस। तो देखिए कि ये जो अगर एल लेंथ का मेरा वायर था और उसको मैंने बेंड किया है सेमी सर्कुलर आर्क में, तो मतलब कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क पाई इंटू आर इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से आपका आर आने वाला है कितना, देखिए एल बाई पाई। आर आ जाएगा एल बाई पाई, तो बस उसका वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा एम इंटू 2 इंटू एल बाई पाई। या आप इसको लिख सकते हो 2 बाई पाई m into L, and small m into L is nothing but मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल M बाई पाई। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। समझ में आया क्या, बोलो। ओके।